सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 12। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, सीधे 1930s के उस दौर में जब भारतीय सिनेमा ने बस बोलना ही शुरू किया था। चारों तरफ एक नई गूंज थी, एक अजीब सी हलचल थी, और इसी हलचल के बीच एक ऐसी संस्था ने जन्म लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही पलट कर रख दिया। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है, इन इंडियन सिनेमा सम नेम्स आर्ट जस्ट स्टूडियोज, दे बिकम स्कूल्स। और बॉम्बे टॉकीज पर यह बात 100% सच बैठती है। बॉम्बे टॉकीज सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत या शूटिंग की जगह बिल्कुल नहीं थी। ये असल में वो स्कूल था जिसने हिंदी सिनेमा को बोलना, पहनना और काम करना सिखाया। कैमरे की पोजीशन से लेकर लाइट के एंगल तक और डायलॉग डिलीवरी से लेकर सेट के अनुशासन तक सिनेमा को महज एक तमाशे से निकालकर एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनाने का काम इसी स्कूल ने किया था। अगर हम आलम आरा के ठीक बाद के माहौल को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 1930 का वो शुरुआती शोर था जहां थिएटर जैसी लाउड एक्टिंग थी, पौराणिक कथाएं थीं, स्टंट फिल्में थीं और बेतहाशा जुनून था, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। और दूसरी तरफ था बॉम्बे टॉकीज, एकदम अनुशासित, स्वाभाविक अभिनय, मॉडर्न सोशल ड्रामा और एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। एक तरफ जहां लोग बस कैमरे के साथ प्रयोग कर रहे थे, वहीं बॉम्बे टॉकीज उसे एक तराशा हुआ, पॉलिश किया हुआ आकार दे रहा था। और इस पूरी व्यवस्था के पीछे कौन था? दो बेहद दूरदर्शी संस्थापक, हिमांशु रॉय और देविका रानी। हिमांशु रॉय अपने साथ यूरोपियन प्रोडक्शन की बारीकियां लेकर आए थे, और देविका रानी, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि पर्दे पर एक बहुत ही सदी हुई मॉडर्न इंडियन वुमन की तस्वीर लेकर आई थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह पूरा सेटअप बांद्रा या अंधेरी में नहीं बल्कि मलाड में बना था। आज के इंडस्ट्री के भूगोल में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है। अब जाहिर है ये सब रातों रात तो हुआ नहीं होगा। फिल्म बनाना कोई कैमरे का बटन दबाने जितना आसान तो है नहीं। बॉम्बे टॉकीज ने लोगों को ये समझाया कि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे बहुत बारीकी से चलाना पड़ता है। यहां आकर फिल्म बनाना सिर्फ एक आर्ट नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस बन गया। इनके कामकाज का स्केल जरा देखिए। राइटिंग, कास्टिंग, ट्रेनिंग, मेकअप, लाइटिंग, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, पब्लिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक डिपार्टमेंट अपने आप में मुकम्मल था। हर फ्रेम के पीछे एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी झलकती थी। एक्टर्स की बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, टेक्नीशियंस को इज्जत मिलती थी, स्क्रिप्ट पर महीनों काम होता था। ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं था, यहां लिटरली एक पूरी इंडस्ट्री की नींव रखी जा रही थी। खैर, इस ऐतिहासिक सफर में और गहराई तक जाने से पहले एक जरूरी बात। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय अरन पॉल प्रोडक्शंस। बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, वी क्रिएट एक्सपीरियंस। चलिए वापस लौटते हैं अपने उस दौर में। अब देखिए, बात सिर्फ मशीनों और तकनीक की तो थी नहीं। असली जादू तो कहानियों में और उन इंसानों में था जो उन्हें पर्दे पर जी रहे थे। स्टार्स, सोसाइटी एंड स्टोरीज, इन्होंने ऐसी कहानियां चुनी जिन्होंने दर्शकों को आधुनिक सामाजिक नाटकों का स्वाद चखाया। सिनेमा अब सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया था, वो समाज का आईना बन रहा था। फिर आया साल 1936, भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। ये वो साल था जब बॉम्बे टॉकीज की एक ऐसी फिल्म आई जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो फिल्म थी अछूत कन्या। ये कोई आम लव स्टोरी बिल्कुल नहीं थी। इसने बहुत ही हिम्मत के साथ जातिवाद और समाज सुधार जैसे कड़े मुद्दों को उठाया। देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी ने स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया इमोशन पैदा किया, एक ऐसा रोमांस जिसमें एक सामाजिक मुद्दा था और एक बहुत ही गहरी ट्रैजिक डिग्निटी थी। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि पॉपुलर सिनेमा एक ही वक्त पर पॉलिश्ड भी हो सकता है, इमोशनल भी और सोशली अवेयर भी। वैसे अछूत कन्या और अशोक कुमार की कामयाबी के पीछे एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। जो अशोक कुमार पर्दे पर इतने छा गए थे, वो दरअसल एक लैबोरेटरी असिस्टेंट थे जो कैमरे के पीछे रहा करते थे। लेकिन किस्मत देखिए, वो अचानक कैमरे के सामने आ गए और एक नेचुरल एक्टिंग स्टार बन गए। उन्होंने उस दौर की लाउड, ओवर द टॉप एक्टिंग को हटाकर एक ऐसी नेचुरल ईज स्क्रीन पर पेश की जिसने हिंदी सिनेमा की एक्टिंग ग्रामर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बॉम्बे टॉकीज की नज़र ही तो थी जो असली टैलेंट को पहचानकर निखारना जानती थी। इस पूरी कामयाबी के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, इंडियन थीम्स मीट यूरोपियन क्राफ्ट। बॉम्बे टॉकीज के साथ फ्रांस ओस्टेन जैसे यूरोपियन डायरेक्टर जुड़े हुए थे। हिमांशु रॉय का विजन और फ्रांस ओस्टेन का तकनीकी अनुशासन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कमाल कर दिया।
कहानियां हमारी थीं, भावनाएं बिल्कुल देसी थीं, लेकिन उन्हें जिस स्ट्रक्चर और परफेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा गया वो पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल का था। आइए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है, द लैंग्वेज ऑफ ग्लैमर। आज ग्लैमर का मतलब कुछ और ही निकाला जाता है, लेकिन बॉम्बे टॉकीज ने ग्लैमर की जो भाषा तय की थी वो बेहद एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड थी। उस दौर में ग्लैमर का मतलब सिर्फ चमकदार कपड़े पहन लेना नहीं था। इसका मतलब था बहुत ही कंट्रोल्ड लाइटिंग, क्लीन और खूबसूरत फ्रेमिंग, सलीके की कपड़े, मॉडर्न इंटीरियर्स और स्क्रीन पर एक अर्बन या शहरी व्यवहार। देविका रानी इस ग्लैमर का परफेक्ट उदाहरण थी। वो किसी ड्रामेटिक पोज में नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न और सेल्फ अवेयर महिला के रूप में स्क्रीन पर आती थी। उन्होंने एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, लेगेसी ऑफ इंडस्ट्री ग्लैमर। बॉम्बे टॉकीज का अपना पीक एरा भले ही हमेशा नहीं रहा, लेकिन उसने जो ग्रामर सेट की वो आज भी सिनेमा की रगों में दौड़ रही है। देखिए, हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। 30 के दशक में बहुत ही मजबूत नींव रखी गई, फिर अछूत कन्या और नेचुरल स्टारडम का पीक दौर आया। लेकिन हिमांशु राय के निधन के बाद स्टूडियो के अंदर गुटबाजी होने लगी, तनाव बढ़ा और वो मूल अनुशासन कहीं ना कहीं टूटने लगा। इमारत या कहें तो कंपनी भले ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी दी हुई शिक्षा और व्यवस्था सिनेमा से कभी नहीं गई। अगर हम इसे समेटें तो बॉम्बे टॉकीज ने हिंदी सिनेमा को 3 सबसे बड़े और हमेशा रहने वाले तोहफे दिए। पहला, अनुशासन, जिसने फिल्म बनाने को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट बनाया। दूसरा, ग्लैमर, जिसने पर्दे को एक मॉडर्न एलिगेंस दी। और तीसरा, इंडस्ट्री ग्रामर, इसने सबको सिखाया कि स्टार्स कैसे बनाए जाते हैं, अच्छे टेक्नीशियंस की क्या वैल्यू होती है और दर्शकों की उम्मीदों को कैसे शेप किया जाता है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करता है, डज सिनेमैटिक मैडनेस नीड अ फ्लोर प्लान? क्या सिनेमा बनाने के लिए जो एक क्रिएटिव पागलपन चाहिए होता है, उसे किसी रूल्स या नक्शे की वाकई जरूरत है? और इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है हाँ। उस पागलपन को भी एक दिशा चाहिए होती है। उसे एक कॉल शीट चाहिए, लाइट का क्यू चाहिए, रिहर्सल चाहिए और फिर जाके कैमरा रोल होता है। आज हिंदी सिनेमा की जो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम देखते हैं, वो इसलिए खड़ी है क्योंकि बॉम्बे टॉकीज ने इस फैक्ट्री ऑफ ड्रीम्स को टाइम मैनेजमेंट, क्राफ्ट और डिसिप्लिन का हिसाब रखना सिखाया था। तो ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, ये उस मजबूत बुनियाद की कहानी है जिस पर आज का हमारा सिनेमा टिका है। सिनेमा इंडिया रिमेंबर्स इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स।